बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाद अदनान। प्रोग्राम का आगाज करेंगे जनाब। एक अच्छी खबर ये है कि पंजाब भर में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक जो मोटरसाइकिल है उसकी रफ्तार जो है वो 60 किलोमीटर। अच्छी खबर है या बुरी खबर है? वैसे तो अच्छी खबर है, इस पे अमल दरामद कौन कराएगा? आपको लगता है क्या प्रैक्टिकल होगा? क्योंकि हमारे जो मुश्किल काम है, मोटरसाइकिल चलाने वाले हजरात हैं वो तो गाड़ियों को रास्ता नहीं देते, वो तो बसों को लेन में जा रहे होते हैं वो, और आप उनको हॉर्न देते रहे, टच से मस नहीं होंगे और ज्यादातर हादसात का बायस भी बनते हैं। लेकिन बहरहाल अगर इस पे अमल दरामद हो जाता है तो ये बहुत ही खुशाइंद है। लेकिन एक और नुकसान भी है, वो ये है कि अब जिसने ऑफिस पहुंचना है, कहीं अगर कोई लेट हो गया है तो 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, वो अगर जल्दी निकलेगा तो फिर वो लेट नहीं होगा। लेकिन वैसे 60 किलोमीटर फी घंटा ही रखी जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन उस पर हो जाए, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, यूरोप की हम मिसालें देते हैं, सिविलाइज्ड माशरों की मिसालें देते हैं, अगर वो निज़ाम यहाँ राइज हो जाए तो हमारे आधे मसले हल हो जाए। तो हम डिप्रेशन से जान छूट जाए, बचत हो जाए, फ्यूल की पोल्यूशन से बचत हो जाए, स्मॉग से बचत हो जाए और जो हादसा होते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसकी आप बात करें ना, अगर वो इतनी मौसर और इतनी अच्छी हो जाएगी तो लोग बाइक्स या फिर गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। कोशिश हुई है, ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा हो, मेट्रो बस का मंसूबा हो, लेकिन इससे भी पूरा लाहौर तो कवर नहीं हो। बिल्कुल ऐसा ही है। एक मखसूस इसको लाहौर के इर्द गिर्द पूरा घूमना चाहिए था ताकि तमाम एरियाज जो है उस पे सबको ऐड किया जाए। लेकिन बहरहाल आगाज है, अच्छी कोशिश है, हम इसको इनकरेज करते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से बिलाखिर ये सोचा गया कि जो रोड्स हैं उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए। मेरे ख्याल में बाइक्स के लिए नहीं, सिर्फ गाड़ियों के लिए भी एक स्पीड मुकर्रर कर देनी चाहिए जो तमाम रोड्स हैं उनके ऊपर जब आप निकलें, क्योंकि बहुत सारे हादसा ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, फिर लेन का ख्याल ना रखने। ठीक कह रही हैं। एक और चीज़ ये भी है कि लेन भी असाइंड होनी चाहिए, क्योंकि दरमियान में चलाते हैं, बेहंगम ट्रैफिक होती है। जो रिक्शा वाले हैं वो भी, और बाइक्स वाले भी, साइकिल्स वाले भी, तो उनके लिए अलग लेन होनी चाहिए। तो आधे से ज्यादा मसले आपके ट्रैफिक। जनाब अब मोहतात हो जाइए। हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब आते हैं। काबीना ने 14 IPPs के साथ नजर सानिश शुदा मुआहिदों की मंजूरी दे दी है और ये 1.4 खरब रुपए की बचत होगी। इससे वज़ीर आज़म ने ये ऐलान कर दिया है कि अब बड़ी डेवलपमेंट है जी, बड़ी बेहतरी आने जा रही है और हमारी मईशत में बेहतरी आएगी, बचत होगी, आवाम को इससे रिलीफ मिलेगा। कितना इससे फ़ायदा हो सकता है मुल्क की मईशत को, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर बात करेंगे रोहित शर्मा की। जनाब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उनकी पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। जी हाँ, वो भारतीय टीम जो कि हरदर्मी पे कायम थी और बिलाखिर फैसला हुआ न्यूट्रल वेन्यू का। यूएई में पाकिस्तान और भारत के मैचेस होंगे, लेकिन उनके कप्तान क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान और कब तक उनकी आमद मुतवक्के है, ये एक बड़ी खबर है। इस पर अभी तक भारतीय कप्तान की आमद पर चुप साधी हुई है BCCI ने, भारतीय हुकाम ने, भारतीय मीडिया ने, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये थोड़ी देर में हम बताते हैं। जुनेद, बिल्कुल हम थोड़ी देर के बीच में बताएंगे कि इसकी वजह क्या है। इसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ट्रंप रवा हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहिदे के लिए पुरुमीद हैं। क्या ट्रंप की हल्फबर्दारी से पहले मुआहिदा हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ ट्रंप जो है वो धमकियां मेज बयानात देते हैं और दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि जंगबंदी होने जा रही है। तो क्या ट्रंप की जो हल्फबर्दारी से पहले ये मुआहिदा हो जाएगा, ये भी आपको तफसील से बताएंगे। और साथ ही साथ फिर बताएंगे पाकिस्तान के अजीम सूफी दानिश्वर और अजीम फिलोसफर वासिफ अली वासिफ का यौम विलादत है। उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा, आज किया जाएगा। मुख्तलिफ तकारीब में भी उनका तज़किरा होगा, उनकी यादों को ताज़ा किया जाएगा। तो आज इस पर भी बात होगी। और फिर बात होगी सांगड़ की बाहिम्मत खातून की, जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। इरम दीगर ख्वातीन के लिए वो एक मिसाल बन चुके हैं। जी हाँ, इस हवाले से भी हम करेंगे बात। और बहुत सारी वो ख़वातीन जो बाहर निकल कर काम करना चाहती हैं उनके लिए ये एक जिंदा मिसाल है। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं वफाकी काबीना ने जो 14 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs यानी कि उनके साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों की मंजूरी दे दी है। तो ये 14 IPPs हैं जिनके साथ जो मुआहिदे किए गए थे उनको दोबारा से एक दफ़ा रीशेड्यूल किया गया है और उसके बीच में जो पिछले सालों की कुछ पेमेंट्स की गई थी उनको भी रिफंड करवाया जा रहा है। तो ये एक अच्छा तरीका है, खुशाइंद है। IPPs के साथ पड़ रहा है आवाम के ऊपर, उसमें भी थोड़ी सी कमी जो है वो वाक़ई होगी। जी हाँ, IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों से हुकूमत को 1.4 खरब रुपए की बचत हो पाएगी। तो ज़की एजाज साहब नायब सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, आपको वेलकम कहेंगे ज़की साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में।
ये लगभग 14 कंपनीज के साथ रीशेड्यूल किया गया है। नज़रसानी मुआहदे हैं जिनकी मंजूरी दी गई है। मईशत को कितना फ़ायदा होगा ये तो हम आपसे बाद में जानेंगे। पहले थोड़ा सा इन मुआहदों की तफसीलात बताइएगा। रीशेड्यूल में क्या चेंजेस आई और कौन कौन से इसमें महकमे शामिल हैं? जी जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा आपके नॉलेज में है, ये जो आईपीपीज के मुआहदे, इनका जो स्टार्ट हुआ वो 1994 से हुआ और अब तक होता रहा है। एक्चुअली ये 22 आईपीपीज का जो मामला था ये कैबिनेट में गया था। 6 आईपीपीज इससे पहले क्लोज हो गए थे और 14 आईपीपीज कल क्लोज हुए। तो बेसिकली 20 आईपीपीज क्लोज हो चुके हुए हैं और दो ने अभी उन एक्सेप्टेंस नहीं दी है। तो जैसा कल आपने भी अभी मेंशन किया है कि इससे 1.5 1.4 ट्रिलियन का जो है वो फायदा होगा। तो हम एफपीसीसीआई इसी सिलसिले में, आपको पता है कि हमने इसके ऊपर आवाज उठाई और हम प्राइम मिनिस्टर साहब का एसआईएफसी का शुक्रिया अदा करेंगे कि उस पर उन्होंने टास्क फोर्स बनाई और वो टास्क फोर्स जो है वो डे एंड नाइट काम कर रही है। अच्छा और जकी उनकी साहब, जो सिमत है वो आपने बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा है अपनी गुफ्तगू के दौरान। उन्होंने कहा कि अब कीमतें भी कम होंगी और आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, और आपने भी यही बात की है, उनको सेकंड किया आपने कि मार्च अप्रैल में कीमतें कम होंगी बिजली की। क्या हमें IMF जो है ये रिलीफ मिलने देगा? क्या समझते हैं? उनके साथ भी नेगोशिएशन कर ली गई है, बातचीत हो गई है, ये रिलीफ मिलेगा? देखिए इसमें आईएमएफ से तो हमने कुछ लेना नहीं है। ये तो गवर्नमेंट जो आईपीपीज को पेमेंट कर रही थी कैपेसिटी चार्जेस में, कीमत में, अब वो पे नहीं करेगी। अब हम जो बिजली खरीदेंगे उसी के अगेंस्ट हम पेमेंट करेंगे। तो जब बिजली नहीं खरीदी जाएगी, देखिए इस पे 1.1 ट्रिलियन, जो 2.1 ट्रिलियन लास्ट ईयर पे किया गया है, उसमें से 1.1 ट्रिलियन वो यूनिट थे जिन जो एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। तो ठीक अब है। 1.1 या 1.4 ट्रिलियन जो है वो जो गवर्नमेंट को सेव होगा, उसकी मद में ही गवर्नमेंट ने रिलीफ देना है, जो कि तकरीबन 12 रुपया बनता है। तकरीबन 11 अरब यूनिट पैदा होते हैं पाकिस्तान में, तो अगर आप उसको डिवाइड करें 1.4 ट्रिलियन को, तकरीबन 12 रुपए बनते हैं वो। तो ठीक है। गवर्नमेंट ने ना किसी आईएमएफ से कोई पैसे लेने हैं, ना उसको इसकी अप्रूवल की जरूरत है। अच्छा, ये ये तो बताइएगा बिटवीन जकी साहब कि गवर्नमेंट और कैपेसिटी पेमेंट का मसला अब हल हो गया, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो इदारे या वो पावर जनरेशन कंपनीज जो कि कुछ भी कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, उन्हें भी पे करना पड़ रहा था, अब ये सिलसिला नहीं होगा इन मुआहदों के बाद? जी। ये ऐसा सिलसिला नहीं है। जो नई एग्रीमेंट हो रहे हैं उसमें हम ये गवर्नमेंट ने उनके साथ जो एग्रीमेंट की है कि अगर हम उनसे जितनी बिजली लेंगे उतना उसके अगेंस्ट पे करेंगे। ठीक है। ठीक है ना? तो उससे ये फायदा होगा कि जितने यूनिट्स बनेंगे उतनी गवर्नमेंट पे करेगी। ज़की और साहब, ये इसमें तो हमारी 14 गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट, ये तो सिर्फ 14 आईपीपीज हैं। बहुत सारी आईपीपीज और भी हैं जिनके साथ अभी मुआहदे पुराने ही चल रहे हैं। वो भी एक नहीं देखिए, खासा मैंने बड़ा जैसे आपको शेड्यूल में मेंशन किया है। जी। नहीं देखें, ये तो 14 तो कल आईपीपी क्लोज हुए हैं ना, उससे पहले 6 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 20 हो चुके हैं और 2 ने रिफ्यूज किया है। तो उसमें हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके साथ उनका फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। और इसी तरह जिन पीपीज ने अपने तौर के ऊपर उसको एक्सेप्ट किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह उन्होंने 40 जो विंड पावर है उनको भी नोटिस भिजवा दिए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक तो है। इसलिए थोड़ी सी ताखीर हो रही है, अदरवाइज तो ये अब तक हो चुका होता है ये। अच्छा, ये तो मैं बताइएगा अगेन जकी साहब मैं कि आपसे ये पाकिस्तानी कंपनीज हैं जिनके साथ रीशेड्यूल हुए तमाम मुआहदे, या इसमें बैरूनी या गैर जी मुल्की बिल्कुल कंपनीज भी हैं? जी, ये प्राइवेट कंपनीज थी जो कि पाकिस्तान की कंपनीज थी। अब जो जिन पे अब गवर्नमेंट के साथ जिन कंपनीज के साथ हुआ था वो भी उन्होंने उसके साथ भी नेगोशिएशन शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि जो टास्क फोर्स काम कर रही है एंड ऑफ फरवरी और मार्च के मंथ में ये हमें खुशखबरी मिलेगी। और इसमें मैं जुनैद साहब आपको बताऊं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में कि फेडरेशन ने जो टेकअप किया मैटर, ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं किया, ये 24 करोड़ आवाम के लिए किया है। तो ये जो रिलीफ मिलेगा, और हम इससे समझते हैं कि इस रिलीफ के बाद 2 चीजें मैं एक यहाँ पर और मेंशन कर दूं। जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कम किया है 22% से 13%, और हमारी आपके एक प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जनवरी में दोबारा मॉनिटरिंग पॉलिसी आनी है, तो उसको सिंगल डिजिट कर दिया जाए फौरी। तो ये ठीक है। 2 चीजें ऐसी होंगी, बिजली की प्राइस और सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट। ये 2 चीजें हैं जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। अच्छा, और बहुत इसी सारी की ज़की वजह साहब, से इसमें ये कि भी जो कहा जाता है एहतियात कि के, बहुत सारी बैरूनी मुल्क से भी कंपनीज थी जिनके साथ आईपीपीज मुआहदा किए गए थे, और ये भी कहा जा रहा था कि अगर उनको फोर्स किया जाता है, उकसाया जाता है इस काम के लिए कि वो पहले मुआहदे कैंसिल कर दें, तो वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइएगा, क्या कोई गैर मुल्की कंपनीज हैं जिनके साथ आईपीपीज के जो मुआहदे हैं वो दोबारा से रीशेड्यूल किए जाएंगे?
जी, उनके साथ भी काम शुरू हो चुका हुआ है, उनके साथ नेगोशिएशन शुरू हो गई है और बहुत सारी कंपनीज़ ने वॉलंटराइल कहा है कि हम आपके साथ बैठ के डिस्कस करने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट के साथ। तो ये पॉज़िटिव बात है। हम इस जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जो टास्क फ़ोर्स काम कर रही है, बड़ी डिटेल काम कर रही है और उसी की वजह से ये रिज़ल्ट आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि 2025 जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेस्ट होगा। अच्छा जकी साहब, नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में ज़म किया गया है, इसकी भी मंजूरी दी गई। एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म किया गया है। कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट की मंजूरी को मौखर किया गया है। ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता रोज़, ज़रा इससे मुतल्लिक़ भी अगर आप बता सकें हमारे नाज़रीन को। यूनिसेफ ये देखिए बहुत अच्छा काम हो रहा है कि हमारी जो मिनिस्ट्रीज ऐसी थी जो कि एक्स्ट्रा बनी हुई थी और वो हमारी जो फाइनेंस के ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ था, वो कम होने जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर जहाँ पर ये जो राइट साइजिंग हो रही है या डाउन साइजिंग हो रही है, इसके साथ साथ जो हमारे जो 80 इदारे हैं जो प्राइवेटाइज होने हैं, सर उसको भी हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है। नो डाउट ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है कि ये डाउन साइजिंग कर रही है या राइट साइजिंग कर रही है, कुछ डिपार्टमेंट्स को कम कर रही है, ये एक अच्छा शगुन है। लेकिन साथ-साथ हमें जो एक बड़ा जहाँ पर हमारा एक डेफिसिट है, जहाँ पर हम पे करना पड़ रहा है हमें उस साइड पे भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है ज़की साहब के 1.5 लाख के करीब जो खाली असामियाँ थीं उन्हें ख़त्म कर दिया गया। फिर ये मुख्तलिफ महकमों को ज़म किया जा रहा है। गो के कौमी ख़जाने को तो इससे फ़ायदा होगा, लेकिन आप नहीं समझते कि इससे बेरोज़गारी में इजाफा होगा? और हुकूमत का जो दावा है कि जी हम रोज़गार के मौके बढ़ाएंगे, वो तो फिर इसके बरखिलाफ हो जाएगा। जी, जुनैद साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो 1.5 लाख लोग बेरोज़गार होंगे वो कहाँ जाएँगे, पहली बात। दूसरी बात है कि मैं ये समझता हूँ कि पर्सनल लेवल के ऊपर कि हमें ये डाउन साइज़िंग ज़रूर करनी चाहिए है, बल्कि इसकी बजाय राइट साइज़िंग करनी चाहिए। हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो कि इकॉनमी को के पाई को बड़ा करें। हमें इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो सैलरीज़ साइड है हमारी या जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट हमने दी हुई है, ये खज़ाने के अंदर यस बोझ है, लेकिन ये बहुत बड़ा बोझ नहीं है। ज़की साहब, अगर एक और हम चीज़ भी आज है ना, हमारी जो आप ये कहते हैं कि ज़म कर दिया जाए या प्राइवेटाइज कर दिया जाए इदारों को, परफॉर्मेंस पे भी बड़ा असर पड़ेगा। अगर आप मैन पावर कम करते हैं तो जाहिर है आप 2 इदारों को ज़म कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर। परफॉर्मेंस हमारे इदारों की पहले ही कुछ खातिर खा नहीं है, उसके बाद परफॉर्मेंस भी उनकी डिस्टर्ब होगी। देखिए, मैं यहाँ पर आपको मेंशन करूँगा कि जो बिज़नेसेस हैं ना, वो गवर्नमेंट को नहीं करने चाहिए। 2 वीक्स बैक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो बिज़नेसेस हैं, वो बिज़नेस कम्युनिटी का काम है, वो गवर्नमेंट्स का काम नहीं है। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे इदारे जिसमें पीआईए है, स्टील मिल है, रेलवे है, यूटिलिटी स्टोर्स है और बहुत सारे इदारे हैं। असल में तो उनको खत्म करके प्राइवेटाइज किया जाए, वो एक बहुत बड़ा उनको बोझ मुनाफा है बख्श इदारा हमारे बनाया जाना ज़रूरी है, ऊपर। लेकिन अभी जो ज़बोहाली है, जो उनके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं अरबों रुपए के, उन्हें किस तरह से ठीक किया जाए, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है। हमने देखा कि पीआईए की बोली में जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें बहुत कम बोली लगाई गई। खैर ज़की साहब, ये बताइएगा कि कपास के हवाले से भी आपने आवाज़ बुलंद की है। किसान नाला है और इस साल रवां साल 30 से 40% कमी हुई है प्रोडक्शन में, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हुकूमत ने क्या फैसला किया? जी, जुनैद साहब, इसके लिए एफएससीसीआई ने फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक टास्क फोर्स बनाई एग्रीकल्चर के ऊपर। अभी आपको मैं बताऊं कि पास्ट के अंदर 15 मिलियन बेल्स कॉटन की प्रोड्यूस होती थी और इस साल 5 मिलियन सिर्फ प्रोड्यूस हुई हैं, यानी कि 10 मिलियन बेल्स जो है ना वो उनमें कमी आ गई है। लास्ट ईयर जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जिसमें एसएम तनवीर साहब थे, पंजाब गवर्नमेंट में केयर टेकर मिनिस्टर थे और नकवी साहब जो थे सीएम साहब थे, उनकी मैनेजमेंट से सिर्फ मैनेजमेंट की उन्होंने टाइमली और 10 मिलियन जो है ना बेल्स प्रोड्यूस की। ठीक है। तो लेकिन इस साल उसके रिवर्स हुआ कि 5 मिलियन जो है ना वो बेल्स कम होगी। 5 मिलियन बेल्स का मतलब है कि $5 बिलियन की हमें अब कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो तो उसमें ज़की हमने साहब, पीछे क्या लास्ट वीक जो मुहरक़ात है हैं कि वो ऐसा 15 मिलियन से 5 मिलियन पर आ जाना बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें। इसके पीछे मुहरक़ात क्या हैं, क्या वजह बनी है? किसान तो उसी तरह से काम कर रहे हैं। इसी के लिए इसी के लिए फेडरेशन की जो टास्क फोर्स है इस्लामाबाद कल लास्ट वीक में गई, वहां पर एसआईएफसी के साथ ग्रीन पाकिस्तान के साथ मीटिंग हुई और हमने उनको रिक्वेस्ट ये की है कि हमें 3 मिलियन एकड़ फार्मर्स को अरेंज करके दिया जाए। अर्ली जो है उसकी जो वैरायटी है कॉटन की, उसको लगाने के लिए ठीक 3 है। मिलियन एकड़ अरेंज करके दिया जाए।
उसमें हमने 1 मिलियन का है पंजाब से, 1.5 मिलियन एकड़ का है सिंध से और 0.5 मिलियन का है बलूचिस्तान से। अगर ये 3 मिलियन एकड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अरेंज कर देती है और अगली वैरायटी लग जाती है कॉटन की। देखिए उसमें कॉटन की वैरायटी में मसला ये है कि जब वो लेट लगती है तो जब गर्मी का मौसम आता है तो उसके ऊपर एक बर्ड फ्लाई का अटैक होता है जिससे उसकी क्रॉप कम हो जाती है। ठीक है। तो अर्ली जब क्रॉप लगेगी जनवरी और फरवरी के अंदर, तो उससे हम ये समझते हैं कि 3 मिलियन एकड़ से हमारी 8 मिलियन जो है ना बेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी और उससे मिनिमम जो है ना $5 बिलियन की सेविंग होगी गवर्नमेंट को। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मैनेजमेंट है जिससे $5 बिलियन की सेविंग होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ठीक, ये खुशाइंद है और वजारत को ज़राअत को, क्योंकि ज़रूरी मुल्क है, ये सारे इकदाम और एक्सपेरिमेंट्स तो हमें बहुत पहले से शुरू कर देने चाहिए थे, जिस पे अब बात हो रही है इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, समरात कब आएंगे। इसमें जुनेद साहब मैं आपको बताऊं कि फार्मर को बहुत फायदा होगा अगर वो लेट अगर कॉटन लगाता है तो उसको 18,000 रुपए या 17,000 रुपए पर एकड़ सेविंग होती है। अब ये जब अर्ली लगाएगा तो उससे क्या होगा कि जो लेट वैरायटी लगाता है उसको 17 मन मिलती है। लेकिन जकी साहब अब ये जो अर्ली अनफॉर्चुनेटली वैरायटी हमारे जो लगाएगा, किसान हैं वो अगर गंदम ज्यादा उगा लेते हैं तो हम उनसे गंदम नहीं खरीदते, अगर वो चावल की फसल ज्यादा उगा लेते हैं तो उनसे चावल की फसल नहीं खरीदी जाती, फिर गन्ना अगर वो काश्त करते हैं तो उनको उसकी कीमत नहीं मिलती है। ये अलमिया हमारे मुल्क का कि एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमारे किसान सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो इकदाम अब किए जा रहे हैं वो अगर सूदमंद साबित होते हैं तो किसान हमारे भी खुशहाल होंगे और हमारा मुल्क भी खुशहाल। जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूंगा जकी साहब आपसे कि ये जो IPPs के मुआहदे रिशेड्यूल हो रहे हैं, 1.4 खरब का इससे फायदा होगा, एक आम यूजर जो है उससे कितना फायदा होगा, जरा आसान लफ्जों में अगर आप बता सकें। बिजली के यूनिट की प्राइस कितनी कम हो सकती है इससे? सर 12 रुपए स्टेट कम हो जाएगी। स्टेट आपको आम आवाम के लिए कि 1.4 ट्रिलियन अगर सेव होता है तो 11 अरब के करीब पाकिस्तान में यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। तो आप उसको डिवाइड करें तो तकरीबन 12 रुपए बनते हैं। तो एक आम सारिफ के लिए एक सिंपल सी बात है कि 12 रुपए का उसको फायदा होगा। चलें, खुशाइंद है, उम्मीद करते हैं इस पर जल्द से जल्द अमल दरामद हो और आवाम को इसके समरात पहुँच सकें। हमारे साथ मौजूद थे साहब और हुकूमत की तरफ से ये जो रीशेड्यूल किए गए हैं 14 मुआहदे, इसके बाद कहा जा रहा है कि 101.4 खरब रुपए का मुल्की मईशत को फ़ायदा होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं उर्दू ज़बान के मारूफ गज़ल गो और फिल्म गो शायर मोहसिन नकवी की 29वीं बरसी मनाई जा रही है। तो मोहसिन नकवी को कौन नहीं जानता, 1947 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। मोहसिन नकवी 5 मई 1947 को जब डेरा गाजी खान के मोहल्ले सादात में पैदा हुए तो उनका मुकम्मल नाम सैयद गुलाम अब्बास नकवी रखा गया था। और शेर कहने के लिए मोहसिन बतौर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे और आपको जानते हैं कि जो शोरा इकराम होते हैं वो अपना एक तखल्लुस रखते हैं, बिल्कुल एक लक़ब, एक तखल्लुस, जी हाँ, जिसे उन्हें पुकारा जाता है। तो इसी नाम से वो उर्दू शायरी में मशहूर हो गए। उनका बचपन ही से दुनियावी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम की जानिब भी बहुत ज़्यादा रुझान रहा। तो उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक एक रिपोर्ट देखते हैं। वक्त हो जाता है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि रोहित शर्मा, जी हाँ, कप्तान है भारतीय टीम के, क्या वो पाकिस्तान आ रहे हैं? बड़ी खबर है, इस पर बड़ी हलचल है और अभी तक BCCI खामोश है जी। बिल्कुल जी, लेकिन देखते हैं वो आते हैं या नहीं आते। लेकिन एक ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे कि वो क्यों आना चाह रहे हैं और क्या वो आते हैं या नहीं आते हैं। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अभी का हमारा टॉपिक ये है कि गजा जंगबंदी, वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हर बंदे का दिल इसी लय पे धड़क रहा है कि जंगबंदी जल्द से जल्द होनी चाहिए। और इसकी एक जिंदा मिसाल है जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन तकरीर कर रहे थे तो उसमें एक खातून ने उठ के फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी शुरू कर दी। तो फ़लस्तीन के हक़ में जब वो नारेबाजी की तो वीडियो पहले आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। है इनको अब दबाया नहीं जा सकता ताकत के बलबूते पे, और चाहे वो तलबा हों, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हों, ये आवाज़ पूरी दुनिया में अब उठ रही है। साथ में ट्रंप ने एक अहम बयान दिया है रवां हफ्ते गजा जंगबंदी माहिदे पर वो पुरुमीद हैं और माहिदे से कबल उन्हें धमकी भी दे दी है। और साथ वो कहते हैं कि अगर जो यरगमाली हैं उन्हें रिहा ना किया गया तो फिर संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा और बहुत ऐसे नताइज होंगे जो आज तक नहीं देखे गए होंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। ट्रंप का जो डबल फेस है, दोहरा मयार है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। खुलकर सामने आ चुका है। साजिद तारड़ साहब रिपब्लिकन रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए तारड़ साहब। लेकिन ये जो एक तरफ मुज़ाकरात की बात होना, मुआहिदे की बात होना, दूसरी तरफ धमकियां देना, ये तो दोहरा मयार नहीं कहा जाएगा इसे?
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकी सिर्फ हमास को नहीं दी, उन्होंने दूसरी तरफ इजराइल को भी उनके खिलाफ टफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बीबी नेतन्याहू जिनका इनाग्रेशन पे आने का प्रोग्राम था, और 2-3 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया है, उसके बाद उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। लेकिन खुशाइंद बात इस वक्त ये है कि आपको बल्कि चंद घंटों के अंदर आपको अच्छी खबर मिलने वाली है जंग बंदी के हवाले से। इस वक्त टोनी बिल्कन और स्टीव विटकॉफ जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के एनवॉय फॉर मिडल ईस्ट हैं, वो भी वहां हैं। लिज ग्रांडे जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एनवॉय हैं ऑन द मिडल ईस्ट, ये सारे वहां पे इस वक्त कतर और इजराइल के आसपास घूम तो रहे साहब हैं। बेहतर ना होता कि तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता? अगर मामला या मसला हमास से है तो उनका नुमाइंदा भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा होना चाहिए था। मेरे ख्याल में मिस्र जो है, इजिप्ट उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 ममालिक कतर, अमेरिका और इजिप्ट जो है, वो तीनों इस वक्त दोहा के अंदर बड़े पुरुमीद हैं। लेकिन सॉरी टू हमास कट ने तारक डील साहब, साइन मिस्र की तमाम तर हमदर्दियां और तमाम तर रवाबत जो हैं वो इजराइल के साथ हैं, फिर वो इस वक्त फ़लस्तीन को, हमास को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है? क्योंकि अब हम अगर थोड़ा सा माजी में जाकर देखें तो वहाँ से तमाम तर जो मोहब्बतें हैं वो हमने इजराइल के साथ देखी हैं मिस्र की। देखिए, इस वक्त कतर और इजिप्ट दोनों उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमास को, और उन्होंने डील साइन कर दी है। जो जो उसका पहला मुसवदा था उसको साइन कर दिया है। और आप देखेंगे चंद घंटों के अंदर या एक दिन या 2 दिन के अंदर आप देखेंगे 20 जनवरी से पहले सीज फायर होगा। बल्कि उसका मुसवदे का पहला जो है कॉपी भी बाहर आ चुकी है कि हर फलस्तीनी जो है वो उसके खिलाफ जो है एक फलस्तीनी हॉस्टेज और 30 जो इस वक्त इजराइल ने कैप्चर कर रखे हैं उनको छोड़ा जाएगा। हर खातून जो फौजी है उसके बदले में 50 फलस्तीनी जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। डेड बॉडी का तबादला है वो तय किया जा चुका है। 3 मराहिल के अंदर ये चीजें होंगी, तो मेरे ख्याल में ये बहुत खुशाइंद बात है। खुशाइंद है तार साहब, आप ठीक कह रहे हैं, ये खुशाइंद है, लेकिन अगर इन मुआहिदों का पास नहीं किया जाता और कल को दोबारा से छेड़खानी की जाती है, जुल्म का बाजार गरता है, तो जो वायलेट करेगा क्या उसके लिए कोई सजा भी होगी? क्योंकि हमने देखा कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इजराइल का, वो किसी मुआहदे का पास नहीं करता। जंगबंदी के जो कवानीन हैं उसने स्कूलों को नहीं छोड़ा, उसने यूनिवर्सिटीज़ को नहीं छोड़ा, उसने हॉस्पिटल्स को नहीं छोड़ा, तो इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? मेरे ख्याल में ये आपकी बिल्कुल बहुत वैलिड बात है, लेकिन सऊदी अरेबिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इनके किस तरीके से इजराइल को परमानेंट रोका जाए। और इस वक्त भी ज्यादातर जो दुनिया है वो 2 स्टेट पॉलिसीज और इस फार्मूले पे बिलीव करती है। लेकिन देखें, इस पे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब एक वाहिद इस वक्त सदर आए हैं, सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, जो जंगों में बिलीव नहीं करते और वो इकॉनमी और टैरिफ के जरिए अपने अहदाफ हासिल करते हैं। और आपने देखा होगा कि उनका बड़ा टफ स्टैंड है फॉर यूक्रेन और गाजा के हवाले से, और जिस तरीके से वो अपना टेक ओवर करने से पहले डिटरमिन्ड है। यहाँ आपके देखने वालों को ये पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ 24 महीने हैं अपना मैंडेट डिलीवर करने के लिए, और ये मैं बता सकता हूं कि एटलीस्ट 24 महीने इजराइल अपने इन मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं। अच्छा तारक साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ट्रंप अपने बातों पर बड़े पक्के हैं और वो करके दिखाते हैं और उनका मिशन भी यही है कि जंग बंदी की जाए, लेकिन दूसरी तरफ हम उनके बयानात भी सुनते हैं जिसमें वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि अगर जल्द से जल्द तमाम यरगमाली वापस ना किए गए तो फिर मेरा वो रूप देखेंगे लोग जो उस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे जो अभी तक किसी ने देखे नहीं होंगे। इसके ऊपर भी थोड़ी सी आप बता दीजिएगा कि फिर उनका इशारा किस तरफ है, क्योंकि वो साथ ही साथ इजराइल के हिमायती होने का भी दावा करते हैं। वो कहते हैं मेरी हिमायत इजराइल के साथ है, मैं उनके साथ खड़ा भी हूं। तो वो किस तरफ से खेल रहे हैं? क्योंकि अगर वो जंगबंदी मुआहिदा हो जाता है, जिस तरह से जुनैद ने भी पहले जिक्र किया कि उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, इस तरह के भी कोई मुसवदे में पॉइंट शामिल किए गए हैं? देखिए, मैं 2 चीजों का कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहूंगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरे 1 साल से जिन मुआहिदों पे कोशिश कर रहे थे, इजराइल ने उनकी बात नहीं सुनी, असला देते रहे, पैसा देते रहे और कंडेम भी करते रहे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी टेक ओवर नहीं किया और उसी मुआहदे के ऊपर इजराइल साइन कर रहा है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके सामने रखा था। स्टीव विटकॉफ जो है वो उन्होंने सख्त अल्फाज के साथ इजराइल को जाके धमकी दी है, और मैंने जिस तरह आपको कहा है कि बीबी नेतन्याहू इज नॉट
प्लीज्ड। वो पहले इनाग्रेशन पे आ रहे थे, अब उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है क्योंकि अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर उन्होंने हमास को धमकी दी है तो बीबी नेतन्याहू को भी उन्होंने उनके उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट किया गया है इस मुआहदे पे साइन करने के लिए। और मैं समझता हूं कि इसमें अभी फिलहाल तो इस चीज में बराबरी है, लेकिन अल्टीमेटली हाँ ये अच्छा बताना तार साहब, जरूरी ये जो होगा। प्रेशर इजराइल पर डाला जा रहा है ट्रंप साहब की जानिब से, वो वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रहा है। गो कि आप कह रहे हैं कि वो उनकी तकरीब में शिरकत करने के लिए नेतन्याहू नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो जो प्रेशर बिल्ड किया जाना है, जिस तरह से खुलेआम वो बयान दे रहे हैं, उस तरह से वो हमें नजर नहीं आ रहा कि वो उनके ऊपर प्रेशराइज उन्हें कर रहे हैं कि ये मुआहिदा जल्द से जल्द हो जाए। गो कि इस हफ्ते में उन्होंने ऐलान कर दिया है। देखिए, आप देखेंगे, बल्कि इसी डील का हिस्सा है कि उनकी फौजें विड्रॉ करेंगी विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मेरे ख्याल में देखें, वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप अभी तक उन्होंने अपनी सदारत का हलफ नहीं उठाया, वर्सेस 15 महीने की जंग है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन 1 साल से ट्राइयां कर रही है कि किसी तरीके से जंग बंदी कराई जाए। आज भी जो बाइडेन इस चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, जिसके ऊपर अभी तक रिपब्लिकन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुश नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अपना अपना ओहदा सदारत संभालने से पहले अपना मैंडेट डिलीवर करना, अपना वादा पूरा करना, मैं समझता हूं फिर भी ये खुशाइंद बात है। आगे देखें तो आने इजराइल वाले की दिन क्या फौजों का लेकर आते इनकलाब हैं। भी यकीनी बनाया जाएगा तारक साहब, क्योंकि बहुत सारे इलाके तो इस वक्त इजराइल के कंट्रोल में हैं। क्या हमास के वो इलाके भी उनसे छुड़वाए जाएंगे? वो वहाँ से इनकलाब भी होगा फौजों का, और फिर जो माली इमदाद नहीं पहुँच पा रही है, पहली बात तो ये कि फिलफौर उसको यकीनी बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर सर्दी से ठिठुरते हुए बच्चे हैं। तो क्या उन तक माली इमदाद पहुँचाए जाने का भी कोई सदेबाब किया गया है? मैंने जो अभी तक मसवदा पढ़ा है, इसमें सारी चीजें लिखी हैं कि 3 फेजेस के अंदर इसराइल की फौजें वहां से इनखला होगा, निकलेंगी, और उसके बाद गाजा के, बल्कि सेकंड फेज के अंदर है कि गाजा के लोग वापस गाजा में जा पाएंगे और उनकी इमदाद जो है वो जारी कर दी जाएगी। और तीसरी फेज के बाद जो है मुख्तलिफ ममालिक, जिनके अंदर सऊदी अरेबिया और दूसरे खलीजी ममालिक हैं, जो वहां पे वापस आके रीबिल्डिंग गाजा के सिलसिले में अपने इकदाम शुरू करेंगे। मेरे ख्याल में जो मैंने मसवदा पढ़ा है, और बल्कि मैंने इजराइल के टीवी चैनल्स के ऊपर भी मैंने देखा है कि थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, और आप बड़ी जल्दी कुछ घंटों में या 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे जंग बंदी होगी और गाजा विल बी स्टार्ट ट्रेवलिंग बैक टुवर्ड्स नॉर्मलिटी, टू बिकम नॉर्मल। चलें जी, इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जंग बंदी हो सके और फ़लस्तीनियों की आवाज़ जो है वो सुनी जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ साजिद तारिक साहब मौजूद थे, रिपब्लिकन रहनुमा, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि बहुत जल्द जो ट्रंप के सदारती कुर्सी संभालने से पहले ही जो है वो ये इकदाम कर लिए जाएंगे और जंग बंदी के लिए जो मुसवदा भेजा गया उसके ऊपर दस्तखत भी हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जो हैं वो, उनके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि रोहित शर्मा इस वक्त पाकिस्तान आ रहे हैं। तो पाकिस्तान वो इवेंट के लिए आ रहे हैं, जो इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट मुनक्किद किया जाता है, उसके लिए रोहित शर्मा पाकिस्तान आने की जो बात है वो चल रही है। लेकिन अभी मुमकिन बात है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का एक प्रोमो जारी किया गया है, तो वो आपको पहले कुछ मनाजिर देखते हैं प्रोमो के, फिर बात करते हैं रोहित शर्मा की पाकिस्तान आमद पर। तस्वीर सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी एक मरहला बाकी है, वो है तमाम कप्तानों के फोटोशूट का। और ये वो बेसिकली सस्पेंस था जो कि क्रिएट हो चुका है कि क्या उस फ़ोटो शूट के लिए रोहित शर्मा पाकिस्तान आने जा रहे हैं। और ये जो प्रोमो है इसके अंदर स्विंग के सुल्तान की एंट्री हुई है, जनाब दांसो किस्म की, बहुत ही डैशिंग लुक उनकी दिखाई दे रही है। साथ में जो मुख्तलिफ क्लिप्स दिखाए गए हैं, मुख्तलिफ झलकियाँ दिखाई गई हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स की, वो यकीनी तौर पे इस प्रोमो को और भी जानदार बनाती हैं। और इन्हीं प्रोमोज़ के सिलसिले में, इन्हीं शूट्स के सिलसिले में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी, जारी बात है, जो अगर ग्रुप फ़ोटो होगा जिसमें तमाम कप्तान होंगे, जो कि एक प्रोटोकॉल है आईसीसी के कवायद के तहत, तो बड़े टूर्नामेंट से पहले मेज़बान मुल्क में तमाम शरीक टीमों के कप्तान एक तकरीब के लिए इकट्ठे होते हैं। तो अब तो मेरे ख्याल में घुटने टेकने ही पड़ेंगे। बिल्कुल जी, और ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो फिर हम देखते हैं कि रोहित शर्मा साहब शिरकत के लिए आते हैं या नहीं। हतमी फैसला भी ताहाल ज़ेरे गौर है। हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, साबिक क्रिकेटर। वेलकम टू शो कहेंगे पीजे मीर साहब आपको। पीजे मीर साहब, रोहित शर्मा, वैसे तो भारत जो है वो पाकिस्तान आने से इनकारी है, लेकिन रोहित शर्मा क्या प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इस तकरीब में शिरकत करेंगे? देखें जी, प्रोटोकॉल सारे ख़त्म हो गए।
जो आपकी जो ट्रेडिशंस आपने एक सेटअप की हुई थी हिंदुस्तान ने खत्म कर दी है। रोहित शर्मा को अगर पाकिस्तान में आना है ना, वो भाई तुम जाओ दुबई में, जाओ दुबई में शूट करवाओ, बात पाकिस्तान तो में ठीक क्यों है। कर रहे हो? दुरुस्त। तुम तो खेल ही नहीं रहे हो पाकिस्तान के अंदर, तो तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? नहीं आना मैंने, वो भाई नहीं आना तो ना, अब हमें क्या फर्क पड़ रहा है? द क्वेश्चन इज कि अब आपने अगर इस तरह करना है तो फिर आपका शूट भी दुबई में हम करवाएंगे। हम दुरुस्त। पाकिस्तान में देखो, हमने हर दरवाजा, हमारे चेयरमैन ने हर दरवाजे खोल दिए, हर चीज उन्होंने ओपन कर दी। और फिर अगर आपका सिर्फ एक बोर्ड का, पूरी इंटरनेशनल क्रिकेटिंग टीम और फ्रेटर्निटी के अलावा एक टीम ये इन हिंदुस्तान, और बल्कि इसमें ये लड़कों को भी नहीं कहूंगा, इनको जो कहेंगे यही मजबूर हैं, अच्छा ये वही मीर करते साहब, रहेंगे। इस हठधर्मी से भारत ये क्लेम करता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो खैर हमें भी नहीं पड़ता, लेकिन इमेज क्या बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है बीसीसीआई की तरफ से या मोदी सरकार, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं क्रिकेट फैंस को कि वो उनके लिए सबसे पहले अपनी अना है या सियासत है, खेल बाद में? जुनैद, बड़ी सिंपल है जो आप कह रहे हैं ना। इनको क्या होगा, इनको सिर्फ एक चीज मिलेगी और भरपूर तरीके से मिलेगी, पूरी दुनिया से मिलेगी, और वो है लानत। वो इन पे लानत पड़ेगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट की स्पिरिट को तोड़ दिया है, हर चीज को इन्होंने तोड़ दिया है। यार मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं तो अब ये कहूंगा, खुदा की कसम, अगर ये इस तरह एक्सट्रीमिस्ट अगर बातें करते हैं, हमें तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इनका कोई लड़का कहीं बाहर खेलेगा, फिर पाकिस्तानी लड़कों को वी डोंट वांट टू प्ले। अच्छा, लेकिन फिर भी मीर साहब, हमने वेलकम करने की बात की है। हमने ये कहा है कि अगर रोहित शर्मा आता है तो हम उसे वेलकम कहेंगे, हम उसकी मेजबानी भी करेंगे। अगर वो आ जाते हैं तो फिर उसका इमेज क्या पड़ेगा, उसका असर क्या पड़ेगा कि जी कप्तान आ सकते हैं, टीम नहीं आ सकती? ये भी तो बताइए कि कितना एक्सपोज करने में मददगार होगा ये इवेंट और ये फोटोशूट। ये फंस गए ना। ये जो आपने सवाल किया है, इस सवाल से तो ये फंसते हैं। अगर ये आएगा तो बाकी कहेंगे भाई बाकी टीम क्यों नहीं आ सकती है, उसको क्या प्रॉब्लम है? द क्वेश्चन इज, ये इन्होंने एक नाटक रचाया हुआ है और ये लोगों को पागल बना रहे हैं, अपने अवाम को पागल बना रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी ने जो अपना एक स्टांस लिया हुआ है ना हिंदुत्व का, ये वो स्टांस इधर लेके आ रहे हैं। और ये जो चीज है, ये अब अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। बदकिस्मती है, देखो हमारी खुशकिस्मती है, हम हमेशा हॉस्पिटेबल रहे। आपको अगर याद हो, इनके वो रेड्डी और दूसरे आए थे यहाँ, लोग कितने खुश गए हैं कि हमारा बड़ा अच्छा ये किया है। और यार अगर अल्लाह ना करे, अगर इतनी नेगेटिव थी तो फिर ये क्यों है, मुझे बता दो। और इससे पहले भी अब देखें कि इससे पहले भी अगर हम मीर साहब देखें तो दीगर टीमें आती रही हैं, लेकिन हमेशा भारत ने ही इशू उठाए हैं। और इस बार भी भारत ने एंड टाइम पे, जबकि टीमें अनाउंस की जानी थी, जब शेड्यूल जारी होना था, उस वक्त ये इशू उठाया कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गो कि दूसरी टीमों को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, लेकिन भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अब जो भारतीय मीडिया है वो ये वावेला कर रहा है कि अगर रोहित शर्मा आते हैं तो तमाम जो प्रोटोकॉल है उसको मद्देनजर रखते हुए रोहित शर्मा को पाकिस्तान का दौरा करने दिया जाएगा। और ये दोनों लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए बड़ा खुशाइंद होगा। कैसे खुशाइंद होगा? अगर आपकी टीम यहाँ पर नहीं आ रही लेकिन सिर्फ रोहित शर्मा आते हैं तो वो किस तरह से खुशाइंद हो जाएगा? ये अब शायद एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एक पॉजिटिव चेहरा दिखाने की अपने ही लोगों को कोशिश कर रहे हैं। ये इमेज बिल्ड हो ही नहीं सकता को ना। अगर आपकी टीम ही नहीं आ रहे तो आप एक बंदे को भेज देते हैं कि जाके सिर्फ तस्वीरें खिंचवा के वापस आ जाओ। वो क्या इमेज बिल्डिंग है? वो कोई इमेज बिल्डिंग नहीं है। इसीलिए ये जो बाहर रत है ना, इन्होंने रत लगाई हुई है, हर चीज की रत लगा लेते हैं कि ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। ये नेगेटिव लोग हैं यार। तो फिर सब अगर फाइनल में पाकिस्तान और भारत का टाकरा हो जाता है तो, क्योंकि एक फाइनल मैच जो होता है वो तो किसी भी मेजबान टीम के अपने ग्राउंड पर होता है। अगर पाकिस्तान मेजबानी करे तो पाकिस्तान के अंदर ही होना चाहिए। तो अगर ये लचक रोहित शर्मा के आने पर भारत दिखाता है तो क्या इसकी तवक्कुआत रखी जाएं कि जो फाइनल में अगर पाकिस्तान और भारत उतरता है तो पाकिस्तान के अंदर ही होगा मैच? आई थिंक ये गुड क्वेश्चन। इसके अंदर आई थिंक मे बी इंडिया शायद इस पे इसको एग्री कर ले कि यहाँ मैच होगा। क्योंकि देखो ना, आप तो टोटल स्पिरिट पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की खत्म कर देंगे जब आप दोनों ममालिक जाके कहीं और थर्ड वेन्यू पे आप खेलेंगे। तो अगर आपने क्रिकेट को रिवाइव करना है, क्रिकेट की स्पिरिट को रिवाइव करना है, तो देखो ना, आज ये हुकूमत है हिंदुस्तान की, कल कोई और आ जाएगी, वो ठीक कर देगी, कई परसों कुछ और आ जाएगी, वो खराब कर देगी।
ये चीजें चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन हमने खेल की स्पिरिट को मद्देनजर रखना चाहिए और खेल को तरजीह देनी चाहिए। कम से कम खेल के अंदर सियासत तो होती ही रहती है। बहुत शुक्रिया, पी जमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और वैसे अब AI का दौर है विशाल, और फोटो एडिटिंग भी हो जाती है, एडजस्ट भी किया जाता है। अगर बहुत मजबूरी होगी तो मेरे ख्याल में वो कहेंगे जी फोटोशॉप करके एडिट करके रोहित शर्मा को शामिल कर लिया जाए, हम नहीं आ रहे, जो अभी तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्टेडियम की तैयारी भी देख लें, तैयारियां देख लेते हैं, क्योंकि शायकीन क्रिकेट के लिए ये बड़ी इस वक्त खुशी की बात है कि बहुत ज्यादा अब कैपेसिटी होने जा रही है स्टेडियम्स के अंदर। अब जहां पर किसी को 20,000 आवाम जो बैठकर देख सकते थे किसी स्टेडियम में, वहां पर अब 30,000 स्टेडियम में लोग बैठ के देख सकेंगे। तो किरण खान हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी स्टेडियम में। किरण, आप बताइएगा कितनी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, तैयारियां कब तक मुकम्मल हो जाएंगी इसकी? जी बिल्कुल इशाल और जुनैद, अगर मैं आपको जहाँ पर इस वक्त पिंडी स्टेडियम की तैयारियों के हवाले से बताऊं तो कराची और लाहौर की तरह पिंडी स्टेडियम में भी तैयारियां जो हैं वो तेज़ी के साथ जारी हैं। इस वक्त मैं पिंडी स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ ग्राउंड में, जहाँ पर अगर आप मेरे कैमरामैन आपको वो दिखाएं साथ साथ, तो ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है ये है मीडिया बॉक्स, जहाँ पे उसके राइट और लेफ्ट में जो आपको काम नज़र आ रहा होगा ये स्टेडियम की अपग्रेडेशन इंक्लोजर्स को उसका काम चल रहा है। और इसके साथ साथ ये जो आपको फ्लड लाइट्स नज़र आ रही हैं इनको तब्दील किया जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर न्यू जो फ्लड लाइट्स हैं वो लगाई जाएंगी। इसके साथ साथ अगर मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर ठीक आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि इमरान खान इंक्लोजर, यासिर अरफात और दीगर इंक्लोजर्स हैं जिनके अंदर कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। और ये कुर्सियाँ जो लाहौर स्टेडियम से उतारी हैं उनको दोबारा से रंग वगैरह करने के बाद उनको यहाँ पर लगाया जा रहा है, और इस वक्त बड़ी तेज़ी से ये काम हमें मुकम्मल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जहाँ पर लोग हैं वो जहाँ पर उसको क्या कहते हैं कलर्स वगैरह वो भी किए जा रहे हैं। इसी तरह से इस साइड पे भी अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी इसी तरह से जो कुर्सियाँ हैं वो लगाई जा रही हैं। हमारे देखने वालों को अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट काम जो है पिंडी स्टेडियम में वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ कलर इसको करना था और कुर्सियाँ लगानी थी। तो ये काम जो है 31 जनवरी तक ICC की PCB ने जो है वो डेडलाइन दी हुई है कि ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये चेयरमैन VIP बॉक्स है जहाँ पर काम जो है ज़्यादा है थोड़ा सा उसको किया जा रहा है। जहाँ पर चेयरमैन VIP बॉक्स जो हैं यहाँ पर भी कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है इंक्लोजर वहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, वहाँ पे भी कलर वगैरह हो रहा है। तो इस वक्त तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं, और 31 जनवरी से पहले जो चेयरमैन PCB हैं उन्होंने डेडलाइन दी हुई है कि इंशाल्लाह हम ये काम मुकम्मल कर लेंगे। वो ख़ुद भी आए रोज़ जो है विज़िट वगैरह करते रहते हैं ताकि तैयारियों को देख सकें, और जल्द से जल्द जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगी, क्योंकि 3 मैचेस जो हैं वो जहां पर पिंडी स्टेडियम के अंदर होने हैं, जिसमें से पहला मैच 24 फरवरी को होगा जो कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान है, और इसके बाद दूसरा मैच 25 को होना है, और तीसरा मैच जो है वो यहाँ पर 27 फरवरी को खेला जाएगा। जी किरण खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें रावलपिंडी स्टेडियम की तैयारियां दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। इवेंट करीब ही है अब और इंतजार शिद्दत से हो रहा है। शायकीन को भी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ दीगर अहम मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको सुबह बखैर कहेंगे, और बहुत ही बड़ी शख्सियत है जिनका तज़किरा हम करने जा रहे हैं। बात हो रही है वासिफ अली वासिफ साहब की, जिनका यौम पैदाइश है आज, और वो कहा है ना कि ना आया हूँ ना लाया गया हूँ, मैं हरफे कुन हूँ फरमाया गया हूँ। तो ये शेर तो आपने ज़रूर सुन रखा होगा, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि किस शख्सियत से ये मंसूब है या किसने ये फरमाया है। और ये शेर फरमाया हज़रत वासिफ अली वासिफ ने। 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ, कालिम नगार और मुस्लिम सूफ़ी अपने हद के एक अजीम शख्सियत थे, और शायद इन जैसा कोई दूसरा है ही नहीं है। वासिफ साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम खुशाब में हासिल की थी। जून 1939 में गवर्नमेंट हाई स्कूल खुशाब से मिडल का इम्तहान पास किया। वो एक मुमताज़ माहिर तालीम भी थे। जवानी में कायद आज़म के ज़ेर निगरानी अमृतसर में मुस्लिम लीग के काम भी कर चुके थे। तो ये वो शख्सियत हैं। आज उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, साहबजादा काशिफ महमूद साहब। हाँ। उनके साथ भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ उनके शायरी मजमूए पर एक झलक तैयार की गई, वो देखते हैं। जी अली वासिफ साहब के उनके बेटे साहिबजादा काशिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि 1993 में जब इनका विसाल हुआ तो 20-22 साल के थे आप लगभग। इससे पहले कि उनके बहसियत के कॉलम निगार, मुसन्निफ, शायर और मुस्लिम सूफ़ी के तौर पर हम बात करें, वालिद कैसे थे, कितना वक्त गुजारते थे बच्चों के साथ, मैनेज कैसे करते थे बच्चों के लिए वक्त? और जी सरकार वाइस साहब ने जी
अगर मैं कहूँ कि कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरा कि हम उनकी निगाह में नहीं थे। अच्छा। और जब मैं थोड़ा सा वो कॉलेज दौर में हुआ तो दोस्तों के यहाँ आना जाना भी शुरू हुआ, तो मेरे लिए बड़ी एक ख़ास बात होती थी कि कितने बजे जा रहे हो, अब वापस कितने बजे आना है। अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो गया हूँ ना तो आप गेट पे खड़े होते थे। इस हद तक तवज्जो, हालांकि आपकी मसरूफियत तो सुबह से शुरू होती थी और रात कब ख़त्म होनी है ये नहीं पता होता था। और फिर जब मेहमान चले गए उसके बाद फिर आपका वो वक्त शुरू होता था कॉलम लिखने वाला। अच्छा। मजमून लिखने वाला, रात के औकात में। रात के औकात, बल्कि आखिरी पहर में। हाँ। तो कहते हैं जब रात की तन्हाई होती है तो बस उस वक्त रब की ज़ात भी बहुत करीब होती है। बेशक, बेशक। तो जितनी नजूली कैफियत बुजुर्गों की है ना, वो ये रात की तन्हाई से। वासिफ साहब की जो शख्सियत है बज़ाहिर बड़े वर्सटाइल लगते हैं और किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगती उनकी पर्सनैलिटी, लेकिन वो एक इतने ज़बरदस्त सूफीज़्म भी उनके अंदर एक सूफी उनके बस्ता था। जी हाँ। अल्लाह ताला से इतनी कुर्बत रखते थे, दीन से इतनी, इस्लाम से इतनी कुर्बत रखते थे जी। तो क्या उनकी बातों में वो चीज़ छलकती थी या सिर्फ तहरीर के जरिए ही पता चला कि वो किस मुकाम पे हैं? ये उस दौर में जी अहदे हाजिर के जितने भी नाबग़ैर रोज़गार शख्सियात थी, अशफाक अहमद साहब, बानो आपा, हनीफ रामे साहब, मुन्नू भाई, इजाज़ बटालवी साहब, और जितने भी इस बड़े लेवल के नाम जो पढ़े लिखे लोग थे, कुदरतुल्लाह शहाब साहब जी, ये सारे वाइस साहब की महफिल में बैठा करते थे और वाइस साहब से सवाल पूछा करते थे और उन सवालों के वाइस साहब जवाब इनायत फरमाया करते थे। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि उस वक्त महफिल में ये नहीं होता था कि आज हम तसव्वुफ़ पे गुफ्तगू करेंगे या आज हम इरफानियात पे करेंगे। सवाल पूछो और वो जवाब देते थे। यानी कि महफिल का आगाज़ क्या हुआ है, सवाल पूछो। और ये जो तमाम शख्सियात हैं बजाते खुद ये बहुत बड़ी पहुंची हुई शख्सियात हैं। ये खुद बहुत बड़ी पहुंची हुई शख्सियत। सब अगर हम देखें ना, अब के जो दौरे हाजिर के हमारे शायर हैं, उनकी अगर हम शायरी मजमूए देखें तो लगता नहीं है कि वो इस तरह की महफिलों में किसी बड़े की सोहबत में या उन्हें कोई वासिफ साहब मिले होंगे कि जिनके पास बैठ के वो कुछ सीख पाए हों। तो आज की शायरी को अगर हम देखें और उस वक्त की शायरी को देखें तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? जी देखें, एक होती है शायरी जिसको कहते हैं हम वारदात होना, यानी कि वारद हो जाना अचानक। किसी के ऊपर कोई ऐसी बात गुजरी है, वो कहते हैं कि सीने में अगर सोज सलामत हो तो खुद ही अशार में ढल जाती है अफकार की सूरत। यानी कि कोई अंदर सोज हो ना तो बात भी निकलती है। और जो सूफिया की जो शायरी है ना, ये आपको यूं समझें कि मजाज से हकीकत का सफ़र कराती है। बल्कि कहते हैं कि जिसका दिल टूटा हो ना कभी मोहब्बत में, वो अल्लाह के और करीब हो जाता है। अच्छा, तो वासिफ साहब का दिल टूटा था मोहब्बत में? वासिफ साहब का भी दिल टूटा था, बिल्कुल जी, मोहब्बत में ही टूटा था। और लेकिन उनको बहुत जल्दी ये जो है ना मजाज से हकीकत का तो शायर मशरिक के बारे में भी कहा जाता है, अल्लामा इकबाल साहब। हाँ, ये इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं होती, नेचुरल है, ये ह्यूमन नेचर की। मैं कहता हूँ जिसको इंसान से मोहब्बत नहीं हुई उसको शायद किसी से भी नहीं होगी। वो शायद वो कहते हैं ना कि सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत। अच्छा, ये जो टर्नओवर था, क्योंकि आप यकीनी तौर पे अपनी वालदा के साथ भी ये चीज़ें डिस्कस करते होंगे, आप उनके साथ एक लंबा चौड़ा वक्त भी आपने 22 साल में इंसान बालिग हो जाता है, समझदार हो जाता है। ये चेंज ओवर क्या आपके सामने हुआ था कि वो तसव्वुफ़ की तरफ या सूफीज़म की तरफ आए हों एक आम रूटीन के इंसान से? देखिए, जो मेरे दादा हुजूर थे ना, मैंने उनसे भी इस मौजू पे बात उस वक्त भी करता रहा। अच्छा। वाइस साहब की तबीयत में एक सीरियसनेस शुरू से शामिल, शुरू से ही थी और इंटेलिजेंट, इंतहाई इंटेलिजेंट थे। उस दौर में भी आपने MA इंग्लिश किया, MSc मैथमेटिक्स किया गवर्नमेंट कॉलेज से, फिर उसके बाद आपने उस दौर का जो CSS होता था वो दिया आपने। अच्छा। क्लियर किया, ज्वाइन नहीं किया। तबीयत में ना वो मुलाजमत वाला शोबा नहीं था आपकी तरह, खुली तबीयत थी आपकी। और पढ़ाया सारी ज़िंदगी। उस वक्त के दौर में ना ये FA की इंग्लिश और BA की इंग्लिश ऐसे होती थी कि बस किसी ने कर ली है तो आपने CSS ही कर लिया। CSS ही कर लिया यूँ। तो आप पढ़ाते थे और शेक्सपियर ऐसे टिप्स पे था आपकी। तो इंग्लिश पढ़ाना, मैथमेटिक्स पढ़ाना ये आपको पसंद था। बहुत बड़ा आपका कॉलेज था नाभा रोड के ऊपर, और वहाँ पे एक दुनिया ने पढ़ा है जो आज के दौर के कई जस्टिस हैं,
कई सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं जो आपके उस इदारे आज से भी जुड़े हम हैं। वासिफ अली वासिफ साहब को पढ़ते हैं और कासिम अली शाह साहब के अगर लेक्चर सुन लिए जाएं जी तो हाँ। उनके हर लेक्चर के अंदर तज़किरा आता है वासिफ अली वासिफ साहब का। भाई साहब ने वो बहुत आज भी दुनिया को मिसाल है मुतासिर किया दूसरों जी। के लिए। बिल्कुल। अच्छा, गुस्सा करते थे किसी चीज़ पे, बहुत ज़्यादा सख्ती करते हो, किन मामलात पे सख्ती करते थे और नसीहत क्या करते थे अपने अच्छा, बच्चों को? एक मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ। आप वासिफ साहब ने ना सख्ती करते थे, ज़रूर करते थे, जलाल भी था, डांटते भी थे, लेकिन एक चीज़ के आप बड़े खिलाफ थे। अच्छा, आप कहते थे मारना नहीं है। मारना नहीं है। आप कहते थे अगर तुम्हारा हाथ उठ गया है ना तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जहन की शिकस्त हो गई है। ओहो। अच्छा, आप पे उन्होंने कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं उठाया? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, नेवर नेवर एवर। लेकिन डर होता था मुझे कि मैंने ये टाइम अच्छा, जो नहीं मारते वालिदैन उनका डर शायद ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप मारते हैं तो वो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाती है, चीजें खत्म हो डर जाती खत्म हो है, जाता है। इंसान थोड़ा ढीठ भी मैं तो हो ज़्यादा जाता मार है। ही लेंगे। हाँ। आपको क्या नसीहत करते थे वो कि ज़िंदगी को किस तरह से आगे लेकर चलें और क्या ज़िंदगी में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एक कामयाब इंसान, और एक वो जो उनके अपने अंदर एक रूहानियत और एक सूफीज़म भी था, उसके हवाले से आपको किस तरह से गाइड करते? देखिए वैसे आपने ना हमें ऐसे लफ्जों में नहीं कहा, करके दिखाया प्रैक्टिकल करके दिखाया। कि अगर कोई गरीब आदमी है, हमारा एक मुलाजिम था, वो थोड़ा सा ना वो हो गया, ड्रगिस्ट टाइप हो गया जी वो। तो इतनी मोहब्बत आपने उसे दी कि उसे कहा कि बस तुमने हमारे पास दोपहर का खाना खाना है। वो दोपहर को आने शुरू हो गए। फिर आपने कहा अच्छा अब तुमने रात का खाना भी हमारे साथ खाना। अब वो दोपहर को भी हमारे पास, रात को भी हमारे पास। तो अल्टीमेटली वो उस गलाजत से निकल कर तो प्योर होके हमारे सामने बैठा हुआ था। यहाँ पे तो धिक्कार दिया जाता है, धिक्कार दिया जाता कहते हैं कि जी ये कता ताल्लुक करें। ओह, वह सब कहते थे कि देखो जिसका नाम लेने से तुम कहते हो कि दुआएं कबूल नहीं होती हैं, उसकी मरहम पट्टी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इंसान को बड़ी अहमियत दी है आपने और उसको माफ़ करने के बारे में कहा हुआ है। गलती करने वाला है, माफ़ कर दो ताकि तुम माफ़ कर दिए जाओ। बेशक। अच्छा काश साहब, आपने खुद भी वालिद साहब से बड़ा टाइम गुजारा है उनके साथ भी, और आपका दादा भी, आप कह रहे थे आपका अपने दादा जान के साथ भी बड़ा टाइम गुजरा है। आपने उनसे क्या सुना अपने वालिद साहब के बारे में, वासिफ अली वासिफ साहब के बारे में, कि वो किस तरह के बच्चे थे, किस तरह वो पढ़े, ग्रूम हुए, कब उन्होंने क्या शरारतें की, क्या वो उनका बचपन भी आम बच्चों की तरह था? आपने अपने दादा नहीं, आम बच्चों की तरह नहीं था जी। अच्छा। क्योंकि आप जब दुनिया फिल्म देखने जाया करती थी ना सिनेमाज में, तो आप बुक्स खरीद के आ जाते थे। अच्छा, अच्छा, ये नहीं था कि मौसीकी से आपको लगाव नहीं था। अब मेरे साथ आपने किशोर कुमार भी सुना हुआ है, मुकेश भी सुना हुआ है, रफ़ी भी सुना हुआ है, मन्ना डे भी सुना हुआ है, पाकिस्तानी सिंगर्स भी सुने हुए हैं। तो आपके अपने जो अशार हैं वो आबदा परवीन जी ने पढ़ा हुआ है, कलाम उनका जी। और मैं नारा मस्ताना कितना मशहूर कलाम है, जी वास साहब का लिखा हुआ वो कलाम है। वाह वाह। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने बहुत कलाम पढ़ा है वास साहब का। मेहदी हसन साहब ने पढ़ा हुआ है, हामिद अली खान ने, रफ़ाकत अली खान, मतलब अहद हाज़िर के जितने भी नाम हैं ना जी, सब ने वास साहब का कलाम पढ़ा हुआ है। वाह वाह। तो शायरी से बहुत शगफ था आपको। और तो बचपन से ही आपको ना एक सीरियस थी, मतलब मुझे याद है कि जो आपके हमसर आपके कज़न्स होते थे ना, वो मुझे बताते थे कि जी हम जाते थे ना तो खेलने कूदने, ये वो कोई मेला हो रहा है तो वाज साहब ना बैठ जाते थे एक तरफ और कोई किताब पढ़ रहे होते थे या ऑब्जर्व कर रहे होते थे। तो खेलते थे, हॉकी खेलते थे आप, और हॉकी के कलर था आपके पास। स्कूल की तरफ से खेले, कॉलेज की तरफ से हॉकी खेले, बहुत शौक था उनको। अपनी शायरी के ज़रिए अपने सुनने वालों को या देखने वालों को क्या पैगाम दिया, ख़ासकर यूथ के लिए, अगर आप आसान लफ्ज़ों में हमारी यूथ को बता सकें? वाज साहब ने जी एक ज़रूरी बात बताई है कि आप अपनी औलाद को तालीम दो जदीद, ताकि रिस्क कमा सके, और उनको दीन दो कदीम, ताकि बर्बाद ना हो। वाह वाह वाह, खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। यानी कि दोनों के इम्तिजाज बहुत दीन और दुनिया दोनों को हाँ, हमारी चलना। दुआ होती है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कि हमारी दुनिया भी अच्छी बना, आखिरत भी अच्छी बना। और फिर कहते थे कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे खुश हैं तो यूँ समझो कि तुम्हारा दीन तुमसे खुश है, तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे खुश हैं तो तुम्हारी दुनिया तुमसे खुश है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो ये दोनों को खुश रखें। और आप कहते थे कि फ़कीरी टोटल इतनी सी बात है, तुमसे किसी को नुकसान ना पहुँचे, तुमसे किसी को फ़ायदा पहुँचे।
खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया आप काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो खूबसूरत बातें हैं दिल करता है सुनते ही रहें, क्योंकि शख्सियत ही इतनी खूबसूरत है, इतनी बड़ी है। वासिफ अली वासी साहब, उनके साहबजादे थे हमारे साथ मौजूद। आपकी तशरीह का बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और इश्यूज भी हैं जिस पर बात करेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आयजा खान को हम 34वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। खूबसूरत तस्वीर शेयर की गई हैं पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की मौजूदा दौर की कामयाब तरीन अदाकारा के साथ साथ मॉडल भी बड़ी खूबसूरत हैं वो। यहाँ जिंदगी की 34 बहारें देख चुकी हैं और वैसे अपने आप को मेंटेन भी बहुत रखा हुआ है। अब तो इनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन 34 साल की नहीं लगती हैं जुनैद, 39 की लगती हैं। 39 की भी नहीं लगती है ना। मैं यही तो कह रही हूँ कि ये बहुत नहीं, उन्होंने अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है। अपने फैंस को जो है वो महसूस करती रहती हैं। उनके जो हस्बैंड हैं दानिश तैमूर, वो भी मतलब अपने आप को बड़ा किया है, अपनी अदाकारी को बहुत बेहतर किया है। तो दोनों ही ज़बरदस्त कपल हैं और हमारी ढेरों नेक ख्वाहिशात। बिल्कुल जी, ऐसे ही कई बहारें आप देखने वालों को एंटरटेन करते रहिए ज़बरदस्त अदाकारी के साथ और अपनी कई बहारें ऐसी ही देखती रहिए। आप अगले साल भी हम आपको 34 का ही होते हुए देखें। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। कुछ बात हो जाए सोशल इन्फ्लुएंसर्स की। सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं कुछ 2-3 नाम है, जिसमें से एक तो है डकी भाई का, एक है रजब भट्ट का और एक है नदीम नानी वाला। तो इन्होंने इन लोगों ने अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बयान करके लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है बहुत जल्दी बनाई है और एक सस्ती शोहरत हासिल करने का भी बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने पकड़ा है। इनके देखने वाले हैं वो गुस्सा कर जाएंगे, ठीक है गुस्सा करें, लेकिन मैं इसको प्रमोट नहीं कर सकती से। इस तरह के लोगों को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगी। लेकिन बहरहाल कुछ अच्छा दिखा के प्रमोट करना चाहते हैं अपने आप को तो अपने तौर पर करें, प्रमोट कर रहे हैं। और एक नया कोर्स उन्होंने मुतारिफ करवाया है, 5000 का ये कोर्स है। क्या कुछ इसमें सिखाया जा रहा है जी? नूर फातिमा चीमा डिजिटल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नूर, आपने देख लिया काफी गुस्से में दिखाई दे रही हैं और वो तो इनको स्टार 5000 में किस तरह से सस्ती शोहरत हासिल की जा सकती है, अभी इस कोर्स के बारे में तैयार ही नहीं है। तो आप बताइए 5000 में क्या होने जा रहा है? हम इन्फ्लुएंसर माने ना माने एक लार्जर ऑडियंस बहुत ज्यादा मानती है, उनको इन्फ्लुएंसर भी मानती है, उनको फॉलो भी करती है। कल ही खबर देखने के बाद जैसे इशाल को गुस्सा है, मुझे भी आया एज अ व्यूअर। कौन लोग हैं कि कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली 5000 की फीस है रजिस्ट्रेशन की और ये एक ऑनलाइन खाना क्या है इन्होंने पहले तो वो भी बताया जी, वो ही बताने लगे। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जिसका नाम है जॉइन एलीट ग्रुप। ये 3 लोग ला रहे हैं, जैसे आप बता चुके हैं कि डकी भाई जिनका नाम सादुर रहमान है, फिर नदीम नानी वाला है और ये असली नाम डकी भाई का कुछ और है जी, सादुर रहमान है। अच्छा, सादुर रहमान नाम तो बहुत अच्छा है। डकी भाई तो डकी क्या वो डक जैसे दिखते हैं इसलिए डकी भाई नाम रखा है। मैं क्या ही उनके फैंस ने उनको एक वो जिसको कहते हैं ना लक़ब दिया है। नहीं मेरे ख्याल में उन्होंने खुद ही अपना नाम रखा है। वो फेमस होना चाहते थे, इससे वो हो गए। इस तरह एक डकी बहन भी है, बट टॉकिंग अबाउट डकी बहन भी है। जी जी, डकी बहन भी। इनकी अपनी बहन है या किसी? नहीं, वो एक और क्रिएटर है। सो यू नो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फन people in this kind of platforms। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू जॉइन एलीट ग्रुप, ये एक आपका ई-कॉमर्स का नया प्लेटफॉर्म आ रहा है। एक वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की है और इसके अंदर बहुत सारे जो वो हैं कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं लोगों को। ये पेड कोर्सेज। तो क्या ये खुद से कोर्सेज करवाएंगे या इन्होंने प्रोफेशनल्स को हायर किया हुआ है? उसमें क्या कुछ होगा? मतलब अभी तक जो है वो है कि ये खुद से कोर्सेज कराएंगे, बिकॉज देखिए ये लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म्स को बहुत अच्छा चला रहे हैं तीनों। टिकटॉक हो जाए, यूट्यूब हो जाए, एक अच्छी ग्रिप है इनकी इन प्लेटफॉर्म्स पे, अंडरस्टैंडिंग भी है। तो अगर मैं आपको कोर्सेज के नाम बता दूं जो ये ऑफर कर रहे हैं, वो है टिकटॉक की लाइव स्ट्रीम, उसके बाद बिजनेस के स्टार्टअप्स, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट, यूट्यूब ब्लॉगिंग, ऑनलाइन स्टोर मैनेजमेंट और शॉपिफाई को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो खैर एक पॉजिटिव चीज है। एक पॉजिटिव चीज ऑफ कोर्स, बट देन अगेन अगर हम इसका हिसाब लगाएं और आप देखें कि इन तीनों के अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, ऑफ कोर्स एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अगर हम इनके सारे फॉलोअर्स मिला लें तो वो कह लें कि 15 मिलियन बन जाए। हम फॉलोअर्स देख ही लेते हैं इनके कि कितने फॉलोअर्स हैं। तो सबसे पहले जी हमें फॉलोअर्स दिखाए जाएं डकी भाई के, कितने फॉलोअर्स हासिल कर चुके हैं ये? मेरे ख्याल में मिलियंस में है इनके फॉलोअर्स भी और इनकी तादाद अच्छी खासी है। 8.55 मिलियन डकी भाई के फॉलोअर्स हैं और काफी अरसे से मेहनत कर रहे थे। अच्छा, उल्टे सीधे मुंह बना के पहले तो ये मेहनत करते रहे। मुंह ही नहीं बनाते थे, उल्टी सीधी बातें भी करते थे, थोड़ी सी गाली भी करते थे। उन्होंने बहुत ज्यादा अब इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपने व्लॉग्स को बेहतर किया है। और फिर उसके बाद बारी आती है रजब भट्ट की। रजब भट्ट जी, बिल्कुल रजब भट्ट की फॉलोअर्स भी देख लेते हैं।
5.51 दूसरे नंबर पर आते हैं ये डकी भाई के बाद। और अभी इनकी शादी भी जो है वो भी बड़ी खबरों की जीनत बनी रही है और इनकी व्लॉगिंग गिरफ्तारी भी हो गई इसी तरह से बिल्कुल किसी ने शेर को हाइफ लेने पर गिफ्ट की थी और जेल का भी मुंह देखा है ये। और उसके बाद जी नदीम नानी वाला, अच्छा नाम भी बड़े मुख्तलिफ रखते हैं यार, ये नदीम नानी वाला क्या नाम है? 230 के। अच्छा वैसे कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, हमने आपको बता दिया कि ये तीनों एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनर्स हैं, इनकी ये पार्टनर्स हैं, ये दोस्त हैं। और शायद एक और कॉमनैलिटी जो इन सबको जेलिन करती है वो इनका है कि ये लोग अपनी जो व्लॉगिंग और जो ये सारी वो एक साथ करते हैं, एक साथ भी करते हैं। और उसमें ये भी है कि ये एक तरीके से ही कर रहे होते हैं, सारे अपनी फैमिलीज दिखा रहे हैं और एक तरह से फैमिलीज के गिर्द अपना कंटेंट घुमा रहे हैं। बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो लोगों के लिए शायद बेनिफिशियल हो, जो ये चीज़ ला भी रहे हैं, अगर हम कहें टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग की, तो वो एक बड़ा एक अच्छा तरीका होगा लोगों को समझने के लिए कि लाइव स्ट्रीमिंग चैनल को मोनेटाइज कैसे किया जा सकता है, किस तरह से उससे वो अपनी जो प्लेटफॉर्म है उसको बेहतर कर सकते हैं, पैसे ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। अच्छा नूर, ये ऑनलाइन कोर्सेज होंगे या फिजिकली क्लासेस भी होंगी? ये ऑनलाइन कोर्स और कितने अरसे का ये कोर्स होगा? और अभी उन्होंने उस तरह से डिटेल्स शेयर नहीं की हैं, अभी इनिशियल स्टेज पर है। और देखें इतना उन्होंने एक बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, वो लॉन्च होते ही बैठ भी गया। अच्छा एक और चीज़ भी इसमें क्रिप्टो करेंसी है इसके साथ, उसका बताया जा रहा है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी अगर हम बात करें तो आप देखें कि किस तरह से जो है ये नई डिजिटल करेंसी के साथ, नए मेथड्स के साथ लेकिन क्रिएट मोर मनी, किस तरह से ट्रेडिंग की जा सकती है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं इनमें। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी करेंसीज हैं जो डिजिटली मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा इसके ऊपर तो वैसे कवानीन भी बन चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इनको अभी तक ये पता नहीं था कि कवानीन इस पे बन चुके हैं, इसको रेगुलेट किया जा रहा है ताकि उसके बाद जो है ये अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट भी इनसे सवाल कर ले कि जो चीज़ आप सिखा रहे हैं आप इदारे को रजिस्टर करवाएं और इस तरह से तरीक़ाकार जो प्रॉपर चैनल चलें, क्योंकि अभी तक तो मेरे ख्याल में ये तीन लोग मिलकर वेबसाइट काम कर रहा है किया और उसी पर ये काम करें। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि आप देखें कि अगर हम कह लें कि रफली इन तीनों के जो फॉलोअर्स हैं वो 15 मिलियन हैं, ठीक है, और उसमें से 10 मिलियन लोग भी इनको रजिस्टर कर लेते हैं, 5,000 की फीस हो गई। वैसे 10 मिलियन तो बहुत ज्यादा आपने बता दिया, 1 मिलियन भी कर दें, क्योंकि लोग घंटों इतना वक्त जाया करते हैं इनके व्लॉग्स देखे। वही टाइम अगर आप यूटिलाइज कर दें कोई आर्ट सीखने में या कोई ऐसी चीज जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है, तो अच्छा है। अच्छा भी है, बट देन अगेन बहुत सारे लोगों को इसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन भी है कि क्या ये वाकई लेजिटिमेट है, ये फ्लूइड होगा कि नहीं होगा, सिर्फ अपने नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो अपने नाम को इस्तेमाल करें और रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद देखिए उनको तो फौरन पैसे मिल जाएंगे, लोगों ने तो दे दिए, काम शुरू होगा फौरन या नहीं, शुरू होगा, फ्रूटफुल होगा नहीं होगा, लोग कहाँ जाएंगे। अब इन दोनों से पहले या इन तीनों के कंबाइन होने से पहले भी 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो ई कॉमर्स पे बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। एक का नाम है एक्सट्रीम कॉमर्स और एक है इनेबलर्स। ये 2 प्लेटफॉर्म्स आज इनेबलर्स तो बहुत पुराना है और एक मतलब वो प्रोफेशनली चला रहे हैं और इनका अगर हम मॉडल देखें या जो चीजें ऑफर करें ये ऑलमोस्ट उसका रेप्लिका है। सो देयर इज नथिंग न्यू जो ये ला रहे हैं, बस ये कि फेमस। अच्छा ये भी बात है ना कि इनके पास क्या एक्सपर्टीज है इस चीज की। आप व्लॉगर हैं, आपने एक व्लॉगिंग से स्टार्ट किया और उसके बाद आज आप ई कॉमर्स सिखाना शुरू कर दें लोगों को, आप फीस तो ले लेंगे लेकिन आप क्या एलिजिबल भी हैं, आप सिखा सकते हैं, आपके पास इसकी एक्सपर्टीज मौजूद है या नहीं मौजूद है, ये एक सवालिया निशान है। तो जो लोग इनसे बहुत ही इन्फ्लुएंस हैं और देखते हैं इनको, मेरे ख्याल में उनको सोच समझ के कदम उठाना होगा, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके और फिर आप बैठ जाएं कि जी हमें फॉलोअर्स भी इन्हीं के आके मिल जाएंगे और हम काम उसी तरह से कामयाब भी हो जाएंगे। इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो लोगों को सवाल भी है ना कि आप कैसे लेजिटिमेट कह रहे हैं कि आप ये ई कॉमर्स दिखा रहे हैं और आप सिखाएंगे। शॉपिफाई इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। शॉपिफाई पे आप किस तरह से काम, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, आपने क्या ट्रेनिंग ली है, आप किन एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करें, उसकी अभी कोई नॉलेज नहीं। अच्छा क्या इनमें से किसी का अपना स्टोर शॉपिफाई पे मौजूद है? क्योंकि ये तो इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने ज़्यादा ब्लॉगिंग और इन चीज़ों के ऊपर काम किया है। देखिए अगर हो भी तो देन अगेन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम कि आप किन टूल्स को यूज़ करके लोगों को काम सिखा रहे हैं, कौन एक्सपर्ट्स हैं जो आ रहे हैं, क्या सेमिनार्स करा रहे हैं, क्या कंटेंट है जो आप लोगों को सिखाएंगे, क्या आप कह लें कि आप वर्कशॉप्स कंडक्ट कराएंगे ऑनलाइन, तो फिर आप गूगल से भी उठा लें, सब कुछ तो ऑनलाइन आपको ऑलरेडी पड़ा हुआ है और सब लोग गूगल से सीख सकते हैं। फिर अगर यही तरीका कार आपने गूगल से देख के सिखाना है तो आप खुद गूगल का इस्तेमाल करके आप इंडिविजुअली भी सीख सकते हैं, आपको इनके पास 5,000 रुपये जमा करवाने की। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आई, जो लोग बहुत ज़्यादा कहते कि शायद ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है कि वेबसाइट लॉन्च होते ही जी बैठ गई कि जी ट्रैफिक बहुत आ गई और बहुत लोगों ने हमें जी रजिस्टर किया है, बट देन अगेन आपकी इतनी वीक वर्किंग थी बैक एंड पे कि लॉन्च होते ही क्रैश हो गई है।
इतने लोगों ने आपको रिस्पॉन्स दे दिया, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ एक चीज जो मैं सोच रही हूँ ना, मैं ये सोच रही हूँ कि इनको ये आइडियाज देता कौन है, क्योंकि आप देखें ना, इनके लिए तो ये आइडियाज इनको अरब खरबपति बनाने वाले आइडियाज क्रिएटर हैं वो, मेरे ख्याल में आइडियाज तो creator है उनके ना, लिए तो ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, किस तरह से डिलीवर करना ये एक बड़े अहम चीज़ है। लेकिन नूर से हम ये भी जानते हैं कि 5,000 रुपया ये फीस है, जितने इनके फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, अगर ये इसमें से आधे भी अगर 5 मिलियन है इस कोर्स को रजिस्टर करवा देते हैं तो कितनी कमाई हो सकती है? बहुत कमाई होगी। मैं वही आपको एग्जांपल देती ना, मैंने तो एक रफ दिमाग में एक फिगर ये तो बनाया करोड़ों में कि बन 10 जाएगी शायद। आप करोड़ों या अरबों में जाने वाली जाएगी। बात है। ओहो। आप देखिए एक हफ्ते के अंदर ये तो अरबपति बन गए, तो जिन बेचारों ने रजिस्टर किया वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, उनको ये भी उनको है तो कि time 5-5 हज़ार ही किसी एक फॉलोवर की जेब से जाने हैं, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जिनके पास जमा होनी है उनके लिए बहुत बड़ी उनके रकम लिए है। बहुत बड़ी रकम है। बेशक अग्रीइंग टू द फैक्ट कि ये लोग चीज़ें बहुत अच्छी सिखा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, बिजनेस स्टार्टअप्स, यूट्यूब के ऊपर किस तरह से स्ट्रीमिंग की जा सकती है, कंटेंट क्रिएशन कैसे की जा सकती है, कैसे चैनल को सस्टेन किया जा सकता है। टिकटॉक एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, हम लोग उस तरह से उसको यूज़ अभी पाकिस्तान में नहीं करें, लेकिन ओवरसीज लोग टिकटॉक को बहुत सीरियसली लेते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी ऐप है, प्रमोशन के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए Exactly. एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, और अब तो Yeah. उन्होंने ट्रेनिंग कोर्सेज का आगाज कर दिया है, तो मेरे ख्याल में उससे फायदा उठाना चाहिए। आई प्रोफेशनली होप के फायदा हो। ना मेरा सिर्फ तो मेरे ख्याल concern में है रील्स कि को फायदा देखने से, जो स्क्रॉल करने से हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अगर इन तमाम प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या टिकटॉक हो, अगर एज ए प्रोफेशनल इसको आप अडॉप्ट किया जाए तो मेरे ख्याल में बेनिफिशियल हो सकता है। बिल्कुल बेनिफिशियल है, बट देन अगेन आई होप कि ये लोगों को एक नई स्कैम ना हो, कोई नई ठगने का तरीका ना हो। सॉरी टू से, लेकिन नूर मैं तो ये कहूंगी यहाँ पर कि इनको एटलीस्ट कंटेंट क्या रखना है, बिल्कुल, उसकी खुद agreed, सीखने की खुद जरूरत है सीखने कि की आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, आप लोगों को, बच्चों के जहनों पर कितना असर कोर्स शुरू करना चाहिए इशाल को भी और आपको, इनको खास तौर पे इन तीनों को तो ट्रेनिंग देने की इशाल, जरूरत मैं है आपके साथ कि इस कोर्स कंटेंट में क्या होना बिल्कुल चाहिए, साथ होंगी। क्योंकि हाँ, इस पे हम एग्री करते हैं इशाल के साथ कि ये काबिल एतराज है। नूर, जुनेद, मैं आप दोनों से ये कहूंगी कि आप ये देखें कि हमारे बच्चे कितने ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर आप वो चीजें दिखाते हैं अपने कपल के हवाले से, एक दूसरे को मार रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप तंग कर रहे हैं, आप, हमारे बच्चे कितना ज्यादा असरअंदाज हमारे बच्चों के जहनों पर हो रहे हैं, उनकी शख्सियत पर हो रहे हैं। तो मैं इस और आप हिसाब जो से, मैं भी शादी माँ हूँ, ब्याह आप पे हैं, डॉलर्स फेंक रहे हैं, ये आप उन लोगों की दिल आजारी कर रहे हैं जो afford वी नहीं लैक कर गुड सकते। कंटेंट इन पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इशाल के साथ 100% इस बात में एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट बहुत कम बन रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी है नूर और इशाल, आप लोग बिल्कुल ठीक चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। अच्छा कंटेंट कम बन रहा है, लेकिन जो बन रहा है उसको नहीं देखा जा रहा, और उसके बदले में अगर कंपैरिजन किया जाए इन व्लॉगर्स का, तो वो मिलियंस में व्यूज हैं। इसमें चकाचौंध बहुत दिखा रहा है ना, इसमें चकाचौंध बहुत दिखा रहा है, ग्लैमर है। There is a lot of glamour. इसका मतलब है कि के पापा, कहीं वो आप भूले नहीं। यूट्यूब की, फेसबुक की और इंस्टा की पॉलिसीज भी हैं कि जो अच्छा कंटेंट बनाएगा या संजीदा टॉपिक्स पे बात करेगा उसे नहीं प्रमोट किया जाएगा, बल्कि वो फिर इन्हें प्रमोट किया अच्छा यार, मैं यहाँ पर ये कहूंगी, इट्स मोर लाइक कि जो जिस कंटेंट को देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रमोट होना शुरू हो जाए। अच्छा, आप दोनों को ये पता होगा, दुआ के पापा, हमने भी बिल्कुल। प्रमोशन उनकी किया, हमने उनकी बात कम भी उनके वसाइल के हवाले साथ से एक की है, अच्छा कम content वसाइल बना के रहे साथ वो बात जिस तरह से करते हैं, और बापर्दा रहते हुए, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। बीवी जो है वो बापर्दा है, बापर्दा बच्चे है, बापर्दा बिल्कुल। हैं, बच्चियां और उनकी अच्छा अगर आ रही हैं message सामने, है, और good बहुत अच्छा content। मैसेज है उसके अंदर, इतना अच्छा कंटेंट। थैंक यू सो मच नूर फातिमा। हमें बता रही थी कि एक नया प्रोजेक्ट है नदीम नानी वाला का, डकी भाई का और रजब भट्ट का, तो देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। 5,000 इसकी फीस है, देखते हैं क्या खिचड़ी पकाई जा रही है और कितना कुछ ये सिखा पाते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं। स्कैम तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपको हिम्मत जाएगा। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं सांगड़ की बाहिम्मत उन खवातीन की, उन गर्ल्स की जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, इरम और शीरी। ये खवातीन दूसरों के लिए भी मिसाल बन गई हैं। ये बच्चियां जिस तरह से हिम्मत और बहादुरी की एक मिसाल हैं, फरसुदा निज़ाम को ख़त्म करते हुए नजर आती हैं ये खवातीन, और एम्बुलेंस चलाती हैं। बिल्कुल, और सिंध का ज़िला सांगड़ है जहाँ पे ये जो लड़कियाँ हैं, फरसुदा निज़ाम को इन्होंने ख़वातीन के लिए हवा के झोंके से कम नहीं समझा, और ख़वातीन दूसरे शोबों में अपना नाम बना रही हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही कम ख़वातीन हैं जो कि, क्योंकि एम्बुलेंस चलाना, आम ड्राइविंग करना बड़ा मुश्किल होता है, तो एम्बुलेंस तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, अपनी जानें बचा रहे होते हैं, अस्पताल तक पहुँचाना और बर वक्त मरीज तक पहुँचना ये एक मुश्किल काम है। तो हमारे साथ शीरी और इरम मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आप लोगों को। शीरी और इरम, कैसे हैं आप दोनों?
अच्छा शीरी और इरम, आप दोनों ने किस तरह से ये काम शुरू किया, कितना शौक था? और ड्राइविंग का शौक होना और फिर एम्बुलेंस चलाना बहुत ही जिम्मेदारी का काम भी है, बहुत मुश्किल काम भी है। ऐसी जगहों पर पहुंचना जहां से मरीज को निकालना ही बड़ा मुश्किल है, फिर उसको अस्पतालों में बर वक्त पहुंचाना, किस तरह से ये काम सर अंजाम देती हैं आप? है तो मुश्किल, और अगर हर काम है ना, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल ना हो। अगर हौसला और हिम्मत हो तो सब कुछ किया जा सकता है। अच्छा शीरी, आप तो बिल्कुल टॉम बॉय लगती हैं, और आपने ये काम जब शुरू किया तो मुश्किलात तो पेश आई होंगी। जी, थोड़ी बहुत शुरुआत में मुश्किलात पेश आई। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह से हमें 8 माह हो गए हैं यहाँ काम करते हुए, और हमारा काम बहुत ही अच्छा जा रहा है। अच्छा इरम, आप बताइएगा कि शुरू से ही शौक था ड्राइविंग का, और ये जो ख़ास तौर पे एम्बुलेंस की ड्राइविंग है, ये बड़ी ज़िम्मेदारी का भी काम है। जिस तरह से आपने इमरजेंसी में मरीज़ों को या ज़ख्मियों को पहुंचाना होता है हॉस्पिटल्स में, किस तरह से करती हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कितना मुश्किल था ये सफ़र? देखिए, ये मुझे शौक तो था, ये पहले से बहुत शौक था ड्राइविंग का। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये हमारे जो सीओ साहब हैं, तारिक आदिल आकिर साहब, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस इदारे में, मतलब उन्होंने हमें मौका दिया तो हमने इस इदारे को ज्वाइन किया है। और हमें इतनी खुशी महसूस होती है कि जब हम किसी तकलीफ ज़दा को या किसी एक्सीडेंट हुआ है रोड पर, उसको हादसाती हालात में उनके पास पहुंचते हैं, उनको हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो हमें ये बहुत खुशी महसूस होती है। और ये इदारा शायद हमारी किस्मत में था, जो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मतलब एज में आप इदारे की बात कर रही हैं इरम, ये मातहत इदारा है कोई सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी और हेल्थ सर्विसेज का, जिसके लिए आप एम्बुलेंसेस चलाती हैं? जी, SIHS इदारा है, ये सिंध इंटीग्रेटेड प्राइवेट इदारा है? ये गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट इदारा है। ठीक, तो अच्छा मुझे ये भी बताइएगा इरम, क्योंकि ये जिस तरह से आप बता रही हैं कि जुनैद भी कह रहे थे कि ज़ख्मियों को लेकर जाना, पहुंचाना, और ऐसी जगहों पर सम टाइम कोई हादसात आ जाते हैं, जहां हादसा पेश आ जाता है, जहां पर जाना लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी सूरत में कोई अल्टरनेट ड्राइवर जाता है, या फिर आप लोग फिर भी अपनी हिम्मत और हौसले के साथ वहाँ तक पहुँच जाती हैं, वो उन मुश्किल और उन कठिन रास्तों पर भी पहुँच जाती हैं? जी, देखिए, हमें मुख्तलिफ जगहों से हमें मतलब ये इमरजेंसीज मिलती हैं, देहाती इलाकों से भी मिलती हैं, सिटी वाली साइड से भी मिलती हैं। तो हमारी जो एम्बुलेंस में उसमें सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक जो ड्राइवर, जिसमें हमारे SIHS के इदारे की जुबान में कहा जाता है EVO, इमरजेंसी मेडिकल ऑपरेटर, और EMT कहा जाता है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। जो 2 लोग होते हैं, एक जो ड्राइविंग कर रहा होता है और दूसरा जो पेशेंट को रेस्क्यू कर रहा होता है। तो हम 2 लोग होते हैं, हमारे साथ जो है 2 फीमेल भी हैं EMT, जिनको इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कहा जाता है। तो एक एम्बुलेंस में 2 लोग होते हैं, और जिधर कहीं हादसा होता है या कोई इमरजेंसी होती है, तो हम वो 2 लोग ही वहाँ उस जगह पे पहुंचते हैं और उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको अपनी एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। अगर उनको हॉस्पिटल की नीड है, हॉस्पिटल शिफ्टिंग, तो हम उनको हॉस्पिटल। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप दोनों। और इरम, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, लेकिन शीरी पहले आप बताइएगा कि जब आपने ये फैसला किया एम्बुलेंस ड्राइविंग करने का, फैमिली का रिस्पांस कैसा था? क्योंकि यहाँ पे तो बाइक चलाने में बड़ा एतराज़ होता है, लोगों की तरफ से फ़िक्रे कसे जाते हैं। फैमिली का रिस्पांस और अवामी सतह पे क्या क्या मुश्किलात आपको फेस करनी पड़े? जी, फैमिली की मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से सपोर्टिंग थी, मेरी वादा की। आज जो भी कुछ में उनकी दुआओं का नतीजा है। और जाहिर बात है, हर खानदान में कुछ ऐसे तो होते हैं जो मतलब आप खुश हो फिर भी खुश नहीं होते। तो मैंने उन चीजों की परवाह नहीं की। जी, उन चीजों की मैंने परवाह नहीं की और मैं आगे बढ़ी, जो अपनी वादा की सपोर्ट की। अच्छा शीरी, ये सोसाइटी जहाँ पर आप काम कर रही हैं, सांगड़ का ये इलाका, यहाँ पर लोगों का रिस्पांस कैसा था? क्योंकि लोग जगह के हिसाब से उनके रवैये भी होते हैं, तो सांगड़ किस तरह का इलाका है, कितना बैकवर्ड एरिया है, और कितनी मुश्किलात आपको आवाम की तरफ से दरपेश रही हैं? जी, शुरुआत में तो हमें बहुत मुश्किलात पेश आई ट्रैफिक के हवाले से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब उनको एम्बुलेंस से ज्यादा उनको जल्दी होती है कि हम यहाँ से चले जाए, एम्बुलेंस बाद में जाए। जी हाँ, और कुछ लोग तो हैरान थे, भाई 2 लड़कियां आई, इनसे ये गाड़ी कैसे चलेगी,
ये गाड़ी के साथ खुद ना चली जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे चैलेंजेस को तोड़ के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया आप इरम शुक्रिया और शीरी, इरम और हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद भी, ढेरों दुआएं भी। जम के अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी ख्वातीन के लिए आप एक रोशन मिसाल हैं और लोगों को भी एहसास करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। ख़ास तौर पे जब आप एम्बुलेंस देखते हैं तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बहुत से लोग एम्बुलेंस से ज़्यादा जल्दी में होते हैं, तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि एम्बुलेंस का पहुँचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मकाम पर रास्ता दीजिए। जैसे ही आपको ये एहसास हो कि आपके पीछे, आपके साइड पर एम्बुलेंस है, तो अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को साइड में कर दीजिए और पहले इनको जाने का मौका, क्योंकि उसके अंदर एक जान है, ऐसी जान जो कि उस वक्त मुश्किल से गुजर रही होती है, बहुत तकलीफ से गुजर रही होती है, तो उसका अस्पताल पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों को, जैसा जुनैद कह रहे हैं, कि रास्ता ज़रूर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और हमने फ़ज़ाई सफ़र की बात की थी। बहुत सारे लोग फ़ज़ाई सफ़र को बहुत पसंद करते हैं और अब ये बात शर्तिया है कि कुछ एयरपोर्ट पर तैयारे के उतरने का मंजर देखकर आप अपने शौक़ से दस्तबरदार हो सकते हैं, क्योंकि कोई इतने ख़तरनाक एयरपोर्ट्स हैं जिनका फ़ज़ाई सफ़र वो भी बड़ा पुरखतर होगा और फिर उनका लैंड करना। पहले भी हम अपने नाज़िर को मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ मकामात पे मौजूद ख़तरनाक एयरपोर्ट्स दिखा चुके हैं, तो कुछ मज़ीद एयरपोर्ट्स भी आज देखिए। मुश्किल एयरपोर्ट्स तो आपने देख लिए, लेकिन जहाज़ों के और भी मसाले हैं जनाब। वो ये हैं कि वो लोग जो एयरपोर्ट के करीब रहते हैं और मुसलसल ज़्यादा शोर सुनते हैं जहाज़ों के टेक ऑफ का, लैंडिंग का, उनको दिल के अमराज का, दिल के मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल जी, एक नई तहकीक सामने आई है। ये तहकीक है जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी रेजिडेंट्स की, जिसने ये तहकीक शाया की है कि जो लोग एयरपोर्ट के बहुत करीब रहते हैं उनके दिल जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करते हैं और वो उनकी दिल की जो शरियाने हैं, उनकी 10 से 20% जो है उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिसमें दिल के दौरे, फॉलेज और दिल की बेतरतीब धड़कन का खतरा बढ़ जाता है। दुरुस्त। तो अगर आप रहते हैं करीब तरीन एयरपोर्ट के, तो फिर आपको मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको दिल का दौरा पड़ सकता है और हार्ट अटैक जो है आपकी जान भी ले सकता है। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल एयरपोर्ट्स के पास रहते हैं और लैंडिंग और टेक ऑफ की जो आवाज़ें हैं वो रूटीन में सुनते हैं और उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, तो आपका दिल जो है वो काम करना बंद भी कर सकता है। हाँ, दिल खून पंप करने में भी गैर मौसर हो जाता है, कम मौसर हो जाता है। मुहक्किकीन का ये अंदाज़ा है इस तरह की तब्दीलियाँ किसी शख्स के दिल के दौरे या फॉलेज के ख़तरे को 4 गुना बढ़ा सकती हैं। तो एहतियात कीजिए, अगर आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद है तो आप अपना घर जो है उसको शिफ्ट कर लीजिए किसी और जगह पे। यही आपके दिल की सेहत के लिए कम से कम बेहतर है। एक और रिकॉर्ड भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड जी। 52 हफ्तों में 52 मरतबा रिकॉर्ड तोड़ने का हैरत अंगेज़ कारनामा अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी ने एक बार फिर से 52 हफ्तों में 52 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं उन्होंने। अच्छा, ये 52 हफ्तों में, मेरे ख्याल में 52 हफ्तों में 52 ही रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। लकी नंबर है 52 इनका। ये हर एक चीज़ 52 के हिसाब से कर रहे हैं, 52 के हिसाब से करते हैं और फिर उन्होंने 52 हफ्तों में 52 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तोड़ डाले हैं। तो ये भी एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। हम यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो गया, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। कल अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।